भूतिया दुनिया में आई ठंड। ठंड के कहर से आम इंसान तो जूझता ही है, पर इस बार भूतिया लोक में भी कुछ भूत और चुड़ैलों की दयनीय स्थिति हो गई थी। वहां ठंड इतनी थी जैसे कि कुल्लू मनाली में होती है। भूतिया दुनिया में गरीब भूत और चुड़ैलों पर दिसंबर की ठंड का कहर टूट पड़ा था। उसी में से एक भूतिया महेश का परिवार था। दरअसल कुछ हफ्तों पहले भूतिया महेश का काम छूट गया था, जिस वजह से उसके घर में खाने पीने की किल्लत हो गई थी। शाम के समय माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। कुछ गरम गरम खाने को बना दो ना। ऐसा करो, आप गाजर का हलवा बना दो। सर्दी में तो गाजर आती है ना। बेटा, गाजर के हलवे में तो खोया मेवा घी बहुत कुछ डलता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि गाजर का हलवा बनाएं। यहाँ तो रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। दादू, मुझे 5-10 रुपए दो ना, मैं दुकान से चीज लेके आऊंगा। बेटा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, तू यही बैठ जा। अभी तो तेरी माँ तेरे लिए खाना बना देगी। बहू, खाने का सामान नहीं है क्या? पापा जी, बस 2 मुट्ठी चावल है, उससे किसका गुजारा होगा? ऐसा कर, पतली सी खिचड़ी बना दे। छी, खिचड़ी कोई खाने की चीज होती है? मेरे दोस्त तो अच्छा खाना खाते हैं। सामने वाला बंटू भी, उसकी चुड़ैल मम्मी ने तो मटर पनीर बनाया था और वो गुड़ पट्टी भी खा रहा था। पापा आ गए। पापा, आज आप काम पर गए थे ना? लाओ, मेरे पैसे दो मुझे। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मुझे माफ कर दो आप सब। नैना, मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ होती है ना। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से सर्दी बढ़ गई है। सोचा था कि सर्दी आते ही एक कंबल ले लूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, क्या पता कल आपको काम मिल जाए। आप बैठ जाइए, थक गए होंगे ना। फिर नैना ऐसे खिचड़ी बनाकर अपने परिवार को खिला देती है। रात को जब वो सोते हैं तो एक तेज आंधी में उनकी नाजुक सी झोपड़ी एक तरफ से टूट जाती है, जहां से उन्हें ठंडी ठंडी हवा आती है और सोते सोते सब कांपने लगते हैं। अरे, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, मुझे ढकना होगा। नैना और बच्चे कांप रहे हैं। भूतिया महेश ठंड में अपनी झोपड़ी ठीक करने जाता है। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। महेश उस जगह को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। अरे, ये तो बात नहीं बन रही, क्या करूं? अंदर से कपड़ा लगा देता हूं, जिससे कुछ तो हवा कम होगी। भूतिया महेश ऐसे ही करता है। बेचारे भूतिया परिवार मामूली से बिछौने पर सो रहा था, वो भी कांपते हुए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बीच बीच में वो ठंड से बचने के लिए आग जला लेते थे, लेकिन कभी कभी लकड़ियां भी सीली हुई मिलती थी। माँ, ना तो आप मुझे स्वेटर देती हो और आग भी नहीं जला रही हो। ठंड लग रही है, कुछ करो। हाँ बेटा, कर रही हूँ। चुड़ैल नैना आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गीली लकड़ियों में आग बिल्कुल भी नहीं लगती है। आग भी नहीं जल रही। रुक, मैं किसी से पुराना स्वेटर मांग कर लाती हूँ, क्या पता कोई दे दे। मेरे पास तो पुराने स्वेटर भी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे किसी की मदद जो करी थी। चुड़ैल नैना अपने परिवार की खातिर पड़ोसन चुड़ैल मीनाक्षी का दरवाजा खटखटाती है, जहां वो मस्त हीटर चलाकर टोपा स्वेटर पहनकर मूंगफली खा रही थी। अरे कौन है? अंदर आ जाओ भाई, सर्दी में कौन उठे भला। मीनाक्षी दीदी, मेरे बेटे को बहुत ठंड लग रही है, कृपया करके कोई स्वेटर वगैरह दे दीजिए, जिससे कि वो पहन ले। कोई भी पुराना चलेगा। नैना, क्या दिक्कत है? तेरा पति कभी कमाता नहीं है क्या? अभी 2 दिन पहले दाल चावल मांगने आई थी, अब तुझे मैं कपड़े दूं? तुम गरीब लोगों की यही दिक्कत है, अमीर पड़ोसियों के पास हाथ फैलाने आ जाते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, मदद कर दो, मेरा छोटा सा बच्चा बीमार हो जाएगा। हम ठंड में रहते हैं, आपके पास तो हीटर है। अच्छा, अब इस हीटर पर नजर मारेगी क्या? चल यहाँ से निकल मेरे घर से, हट। चुड़ैल मीनाक्षी उसे भगा देती है। चुड़ैल नैना और भी लोगों के द्वार खटखटाती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अमीर भूत और चुड़ैल अपने पक्के घर में हीटर जलाकर गर्माहट का मजा ले रहे थे। गरम गरम चीज, सूप, गुड़पट्टी, गजक खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस भूतिया दुनिया में नैना जैसे और भी भूत चुड़ैल थे, जो गरीबी और ठंड से बेहद परेशान थे।
महेश अपनी टूटी झोपड़ी की मरम्मत करता है, लेकिन आंधी से वो जगह पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर बर्फबारी होने लगती है। उसका परिवार जमीन पर कांपते हुए सोता है। माँ ठंड लग रही है। हाय मेरा बच्चा, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा, कंबल, रजाई कुछ नहीं है। क्या करूं? साड़ी ही उड़ा देती हूँ। पापा जी भी कांप रहे हैं। नैना अपने बच्चे को साड़ी उड़ा देती है। वहीं अगले दिन ससुर के बुखार होने पर वो आसपास के लोगों से मदद मांगती है, पैसे मांगती है ताकि उसके ससुर का चेकअप हो जाए, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता है। लगता है मुझे मुखिया जी से ही मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। कहीं पापा जी को कुछ हो गया तो महेश जी, आप इनका और नील का ख्याल रखिए ना। ठीक है। नैना भूतिया मुखिया बिरजू के घर जाती है, उसे सब कुछ बताती है। क्या? पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैं वैद्य को लेकर आता हूँ, तुम घर पहुँचो। लालू, तुम पंचायत की जगह पर सबको बुलाओ। अभी सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि भूतिया लोग पर ठंड का कहर आया है, तो इन्हें आपस में मदद तो करनी होगी। जी मालिक। फिर बिरजू वैद्य लेकर नैना के घर जाता है, जहाँ ठंड से उसके ससुर की मौत हो गई थी। अरे ये सब क्या हो गया? मेरे पिताजी ठंड से चल बसे। इन भूतिया लोगों से इंसानियत की इच्छा करना गलत है। कैसे भूत हैं? इनमें दिल ही नहीं है कि किसी की मदद करें। हमारी गरीबी और ठंड पिताजी को ले डूबी। माफ करना नैना, आने में देरी हो गई। ये लो, कुछ कंबल, रजाई, गर्म कपड़े हैं तुम्हारे परिवार के लिए, और ये राशन भी है। तुम्हारे ससुर जी तो बचे नहीं, पर मैं तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शुक्रिया मुखिया जी, आपने मदद की हमारी, पर हमारी भूतिया दुनिया में मेरे जैसे और भी गरीब लोग हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, किसी के साथ इस ठंड में अन्याय नहीं होगा। उसके बाद मुखिया गांव में सब भूत और चुड़ैलों को इकट्ठा करता है। अरे भूतिया चुड़ैलों भाई बहनों, ये आप सब क्या कर रहे हैं? अगर आप पर पैसे हैं, कोई गरीब आपके दरवाजे पर आया है इतनी कड़कड़ाती सर्दी में, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस साल हमारा सर्दी से बचना बहुत जरूरी है। कई भूत और चुड़ैलों की तो ठंड से मौत भी हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं आप किसी की मदद न करने से उनकी जान ले लें? नहीं ना। देखें, मैं अकेले मदद करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। हम मदद जरूर करेंगे मुखिया जी। हम भी करेंगे मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ करना नैना, मैं तब तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। मैं भी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, पर जब चांडाल देने की क्षमता रखते हैं तो अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। सबसे गुजारिश है कि आपने आसपास के लोगों की मदद करें, और बिजली का हीटर जलाने से अच्छा है आप लकड़ी जलाएं, लेकिन प्लास्टिक नहीं, इससे हवा में प्रदूषण फैलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया साहब, आपकी वजह से अब हम ठंड से नहीं मरेंगे। सभी लोग भूतिया मुखिया की बात सुनकर आसपास के लोगों की गर्म कपड़े, खाने पीने की चीज और उनके घर की मरम्मत कराकर मदद करते हैं, जिससे भूतिया दुनिया में भूतिया लोग आसानी से जनवरी फरवरी की ठंड का सामना कर पाते हैं। वहीं भूतिया महेश सर्दी में चिकन बनाकर बेचने लगता है, जिससे उसके घर का खर्चा निकलने लग जाता है। पता नहीं मुझे ऐसी कोई औरत कहाँ मिलेगी जो मेरे बच्चों को बिल्कुल अपना समझकर पाले। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं तेरे फैसलों पर तो उंगली उठा नहीं सकती हूँ। पहले तूने मेरे पति को मेरे बच्चों से छीन लिया, और अब मुझे ऐसी निशानी दे दी कि मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती हूँ। सावित्री पार्क में बैठकर रो रही थी। उसको कैंसर की बीमारी थी जो अब सालों पुरानी हो चुकी थी। कैंसर अंदर ही अंदर से सावित्री को खा रहा था, और अब रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। अभी सावित्री रो ही रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आकर बैठ गई और सावित्री की हमदर्द बनकर उससे उसका हालचाल पूछने लगी। अरे बहन, ऐसी रो क्यों रही हो? अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं बहन, मेरी जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे हैं। पता नहीं किस दिन मुझे खून की उल्टियां आ जाए और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। लेकिन मुझे इस सब का गम नहीं है। मुझे चिंता मेरे बच्चों की है। वो अभी छोटे हैं और मैं अपने जाने से पहले ही उन्हें किसी अच्छी औरत को सौंपना चाहती हूँ, जो कि उन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार दे। ऐसे बोलकर बेचारी सावित्री की आंखों से झरझर पानी का झरना बहने लगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई ऐसी औरत मिल पाएगी, लेकिन उसकी ये सारी ही बातें वहीं पार्क के एक पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल ने सुन ली थी। अरे वाह, ये मेरे लिए अच्छा मौका है अपने लिए एक ठिकाना ढूंढने का। वैसे भी मैं इन इंसानों की नजरों से इधर उधर छिपती फिरती हूँ। चल अदिति, काम पर लग जा। ऐसे बोलकर उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया और वो इंसानी रूप में आ गई। और जब सावित्री घर लौट रही थी तो उसका पीछा करने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे था? शायद मेरा वहम होगा। सावित्री थोड़ा सा और आगे बढ़ी। उसे फिर से अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इस बार जब सावित्री ने पलटकर देखा तो वहां एक औरत थी। तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी जो आपने अभी पार्क में कही थी। सुनिए मालकिन, मैं भी बेसहारा हूँ। प्लीज मुझे अपने घर में रख लीजिए, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी। सावित्री को अदिति की आंखों में सच्चाई नजर आई और वो उसे अपने घर ले आई। अरे नहीं, मेरी तो आज बहुत देर तक आंख लग गई। बच्चों को स्कूल भी तो भेजना है। सावित्री जल्दी से बच्चों के कमरे में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद सावित्री ने रसोई में देखा। अदिति माँ, अब मेरी बारी है, मुझे भी ये चॉकलेट वाला दूध दो ना। अभी देती हूँ। अदिति बच्चों को बड़े ही प्यार से स्कूल भेज रही थी। उसे अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते देख सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। अरे मालकिन, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी तलाश खत्म हो गई। माँ, अदिति माँ बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें आज चॉकलेट वाले दूध का नाश्ता करवाया। बहुत अच्छी बात है। चलो अब मम्मा को बाय बोलो, स्कूल की बस आ गई है। अदिति खुद दोनों बच्चों को स्कूल की बस तक छोड़ने गई। अब अदिति के आने से सावित्री अपना सारा दिन बस बिस्तर पर ही बिता रही थी। घर के सारे काम और बच्चों को अदिति ही संभाल लेती थी और बच्चों का ख्याल रखने से चुड़ैल अदिति को भी उनसे लगाव हो गया था। अरे मेरी गुड़िया को क्या हुआ? मैं खेलते हुए गिर गई। इधर आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये लो, बस हो गया। अब मैं दर्द को बोलूंगी कि वो मेरी गुड़िया को छोड़कर चला जाए। दर्द, भाग जा। क्या अब भी दर्द है? नहीं। मेरी प्यारी गुड़िया, जाओ अब खूब जाकर खेलो। गुड़िया बाहर जाकर खेलने लगी। अदिति उसे खेलते हुए बड़ी ही ममता के साथ देख रही थी। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया और सावित्री की भी मृत्यु हो गई। माँ, मम्मा, आंखें खोलो ना। उठ जाओ मम्मा। मालकिन अब कभी नहीं उठेंगी। बच्चों, तुम रो मत। अदिति ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और उन्हें रोता देख उसकी भी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अदिति और दोनों बच्चों ने मिलकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति की कामना की। अब अदिति अकेले ही बच्चों को पालती थी। गुड़िया बेटा, आ जाओ, नहाने का टाइम हो गया है। नहीं। अच्छा, अगर बच्चे नहीं नहाते हैं तो पता है कि क्या होता है? क्या मम्मा? जर्म्स का अटैक। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन जब मम्मा हो साथ तो डरने की नहीं है बात। मम्मा जल्दी से गुड़िया को नहलाकर उसे राजकुमारी बना देगी और फिर सारे जर्म्स रोएंगे। अदिति ने ऐसे ही बातें करते करते गुड़िया को नहाने के लिए मना लिया और फिर उसने उसे अपने हाथों से नहलाया, तैयार किया और उसके बाल वगैरह बनाए। हो गया, अब मेरी गुड़िया बिल्कुल असली की गुड़िया लग रही है। गुड़िया तैयार होकर बाहर चली गई। अदिति अपने बच्चों की इसी तरह से परवरिश करती थी, लेकिन उसे हमेशा ही अपने चुड़ैल होने की भी फिक्र सताती रहती थी। पता नहीं मेरी असलियत जानकर मेरे बच्चे मुझे इस खिदमत का क्या सिला देंगे। ऐसे ही समय बीत गया और अब दोनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। अदिति ने बचपन से लेकर अब तक उनके सभी कामों को किया था और बिल्कुल एक माँ से भी बढ़कर उन्हें प्यार दिया था। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ध्यान से जाना। माँ, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अपनी माँ के पैर छूकर दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठकर चले गए। उनके घर से जाते ही अदिति अपने चुड़ैल रूप में ही आ गई। मुझे यहाँ रहते 15 साल बीत गए हैं, अभी तक मेरे बच्चों को मेरी असलियत मालूम नहीं है। पता नहीं उन्हें अगर पता चल गया तो वो मुझे इन 15 सालों की मेहनत का क्या सिला देंगे। अदिति सभी घर के कामों को निपटाती हुई खुद से ही चुड़ैल रूप में ऐसी बातें कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ, भाई
गाड़ी मोड़िए। क्यों? मैं अपनी नोटबुक तो घर पर ही भूल आई। तू भी ना पूरी की पूरी भुलक्कड़ है। आयुष ने अपनी गाड़ी घुमा ली और वो गुड़िया को वापस से घर ले गया। घर जाकर गुड़िया बस अपनी नोटबुक ले ही रही थी कि उसने अदिति को देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ बहन? क्या हुआ गुड़िया? माँ, यहाँ कुछ था। क्या था? कुछ बहुत भयानक। तूने खुद को ही देख लिया होगा। चुप करो भाई, हमेशा मजाक अच्छा नहीं है। यहाँ सच में कोई था। माँ, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? बिल्कुल है, और इसी यकीन के ऊपर आज मैं तुम्हारे सामने अपना एक बड़ा राज खोलना चाहती हूँ। जानना चाहोगे? ऐसे बोलकर अदिति अपने असली रूप में आ गई। मैं वो नहीं जो तुम समझते हो, मैं एक चुड़ैल हूँ। भाई, ये वही चेहरा है। तू डर मत। कौन हो तुम और इतने समय से हमारे साथ क्यों हो? मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, अदिति माँ, और मैं तुम्हारी परवरिश के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जरूर कोई पुराना बदला लेने आई हो यहाँ पे, है ना? नहीं मेरे बच्चों, मुझ पर ऐसे शक मत करो। मैं यहाँ कोई बदला लेने नहीं आई हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक माँ जैसा प्यार। बस इसीलिए मैंने आज तक अपनी सच्चाई तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। लेकिन हम किसी चुड़ैल के साथ नहीं रह सकते। ऐसा मत कहो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हम एक चुड़ैल के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करती हो तो फिर तुम हमें छोड़कर चली जाओ, क्योंकि हम एक चुड़ैल के साथ हरगिज़ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मेरे बच्चों की खुशी इसी में है तो ये चुड़ैल माँ ये भी करने को तैयार है। अलविदा मेरे बच्चों, खुश रहना, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसे बोलकर अदिति वहां से गायब हो गई। गुड़िया और आयुष उसे बस देखते रह गई। ये थी एक चुड़ैल माँ की ममता, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद अपने सीने पर दर्द लेकर फना हो गई थी। अब अदिति को गए 1 महीना होने को आया था। दोनों भाई बहन को अब उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, लेकिन अब क्या फायदा था? हमने अदिति माँ को उनकी मेहनत और प्यार का अच्छा सिला नहीं दिया गुड़िया। हमारी असली माँ ने उन्हें किसी वजह से ही हमारे लिए चुना था। वो हमसे एक असली माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। आज भी अपनी चुड़ैल माँ को मैं याद करती हूँ।